जो प्रॉपर्टी के साथ हमेशा अटैच है और जुड़ी हुई है वो क्या है? रिपेयर अलाउंस। रिपेयर अलाउंस 1/5 एट 1/5 ऑफ 2 मिलियन। सही से फिगर्स निकलवाना। 4 लाख और एक और खर्चा भी माइनस करने की इजाजत है, प्रॉपर्टी टैक्स 40,000। चलो जी बोलो। 1560 000। ज्यादा हो गया। 1560 000। क्लियर? चलो जी 1560 000। इट इज माई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इट इज माई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तैयार हो अगली बात सुनने के लिए? आपने मुझे खुद बतानी है, आपने मुझे खुद बतानी है। लॉसेस का चैप्टर खोलो, सेक्शन 56। एक बात याद रख लो, अब प्रॉपर्टी को आप लॉसेस के चैप्टर के लिए कंसीडर करोगे क्योंकि प्रॉपर्टी अब नॉर्मल हो गई है। अब आप पहली लाइन पढ़ो जरा, प्रॉपर्टी के चैप्टर में सबसे पहली लाइन पढ़ो, ऊंची ऊंची। हाँ पहली लाइन। A person can set off a loss under a head of income against any other head for the year except income under the head salary. A person can minus loss from any head other than salary. तो अब बिजनेस का लॉस प्रॉपर्टी में से माइनस होगा क्योंकि प्रॉपर्टी कौन सी रिजीम है? मजा आना शुरू हो गया, मजा आना शुरू हो गया। अब सैलरी सिर्फ बुरी बस है, याद रखना, जाके देखना रूल 1, सिर्फ सैलरी बुरी बस है, प्रॉपर्टी बुरी बस नहीं है। अगर नॉर्मल बन जाए, अगर सेपरेट थी तो फिर तो लॉसेस के चैप्टर से उससे बाहर ही निकाल दो क्योंकि सेपरेट ब्लॉक है तो उसके तो रेट ही सेपरेट है। अभी तो ये हमारी बहन है, ये तो नॉर्मल टैक्स रिजीम है, बिजनेस भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। अब तो पता है ना, अब तो प्रॉपर्टी पे चैप्टर 4 वाले रेट लगने हैं, टैक्स रेट, इस पे भी चैप्टर 4 वाले लगने हैं। अब तो लॉसेस माइनस करें आपस में, कोई मसला नहीं। मुझसे मुंह में पानी आ। अब तो यार हद हो गई, सारा मिटा आज, क्या किधर फिर रहे हैं? ओए यार बोलो भाई, पहले मेरे ख्याल से ना बस लाके खड़ी करेंगे। 1560 फिर इसमें से माइनस कर देंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस, क्योंकि ये बुरी बस नहीं है। कितना? 402 500। अब बोलो बस ठीक है यार, टैक्सेबल इनकम। अब तो कोई टोटल उसका चक्कर ही नहीं, सेपरेट ब्लॉक नहीं है ना, माइनस नहीं करनी अब दोबारा। तो बस कितना आ गया? 1157 ये सवाल डिजर्विंग था ना इस क्लास के लिए, एंड हो रहा है तो जरा ऐसा एक सवाल हो जाए। टैक्सेबल इनकम निकल आई। अब एओपी का नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालो, चैप्टर 4 में हमेशा पहले वाला टेबल लगाना है एओपी के ऊपर। पंद्रह 11 लाख देखो किधर गिर रहा है यार, ये फिगर सही है 1157,500। 11 लाख देखो कहां गिर रहा है। सीरियल नंबर, पेज नंबर 30। सीरियल नंबर 3 में। तो बोलो 10,000 प्लस 10% ऑफ, डिफरेंस ले लो 6 लाख से जी। 557,500 भाई आप करके देखो जरा कैलकुलेटर पे। 1157,500 मैं जो लिखवा रहा हूं वो लिखो, 1157,500 इसमें से माइनस करो 6 लाख, 600,000 000।
557,500। ठीक है, इसको ज़रब दो 10% से और इसमें जमा करो 10,000। आई अज्यूम की कैलकुलेशन सही चल रही है। 65750 क्लियर। अच्छा देखा, नॉर्मल होने से काम कितना सादा हो गया। खत्म होने थे से आपा। ये तो अब रिजीम बदल गई ना, ये तो अब रिजीम बदल गई। इस पे करें आप, इस पे करें आप। अच्छा अब क्या रूल बताया हुआ है, धमाका जो मैंने बताया था, पहले मैं कहता था टैक्सेबल इनकम से टैक्स माइनस करके आपने तो डिविजिबल लेके जानी है, लेकिन अब आपने 1,157,500 लेके जाएगा। अब तो ये नॉर्मल रिजीम है ना, अब तो कुछ जीरो है ही नहीं इधर। तो अब ये मुझे जल्दी से वर्किंग कर दो। ये भी मुझे मिटाना पड़ेगा सारा। तो अपने फ्रेश पेज से न्यूमेरिकल यूज्यूम कर रहे हो 1,157,500। तो अब वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं, आप ये वर्किंग मुझे पूरी करके दें। सुहेल खालिद काजी वाली, इसकी सैलरीज वगैरह सब उठाएं और वर्किंग पूरी करके दें। जल्दी करें भाई। अच्छा बताओ। 1,1,500 ठीक है। अब सैलरीज बता दो। 9 लाख 9 लाख 6 लाख 0 15 लाख 15 लाख ठीक है। ये 3 लाख चलो हाँ, आगे इंटरेस्ट आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख 3 लाख हाँ कितना 5 लाख 5 लाख बोलो 11 लाख 11 लाख ठीक है। यस सर। अच्छा जी आगे चलो। ये बाकी वो फिर वहां से माइनस कर हाँ हाँ हाँ, अब आप कैलकुलेटर पे लिखो 1,157,500 माइनस 15 लाख और माइनस 11 लाख। नेगेटिव आ रहा होगा, नेगेटिव कोई नहीं, असल में होता ही है कि किसी सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मद में ज्यादा ले लिया तो चलाओ, उसमें कोई मसला नहीं, लॉस शेयर भी होता है जी। 1442500 अब बता दो प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशो क्या है। 2:1 तो 2/5 2/5 1/5 करो लॉस को 577 यार ये इसमें से ये दोनों माइनस करें तो यही आ रहा है, इसको जरब दो 2/5 से। इसे लिखने की जरूरत नहीं, इसे लिखेंगे हाँ काजी खालिद और काजी का वैसे जरूरत नहीं है लिखने की, चलो खैर है, आगे अगले के लिखवा दो अब 28850 28850 28,850 गड़बड़ किया तूने, ये 288,500 ओके बोलो जी इधर 9 जमा 3 माइनस ये, इसको छोड़ो पूरे 623,000 क्लियर। अच्छा जी, तो कब नहीं करनी ये वर्किंग वो आपको याद है, जब टैक्सेबल इनकम यहां जीरो, अभी तो टैक्सेबल इनकम थी इसलिए ये वर्किंग करनी है। आप बता दो जी सोहेल का हिस्सा कितना बन रहा है 6,20,000। अब वो ज्यादा वाली इनकम कम वाली इनकम सारा करना पड़ेगा। आप बताओ सोहेल की इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है, सवाल में 8 लाख 8 लाख 8 लाख यही टैक्सेबल इनकम है क्योंकि सैलरी कैपिटल गेन वगैरह और कुछ नहीं है। एड शेयर फ्रॉम एओपी, गलती से बच्चे ये वाला उठा लेते होते हैं, ये है, ये प्रॉफिट ही आया है इसको एओपी से, असल में सैलरीज वगैरह ज्यादा ले ली थी इसने तो प्रॉफिट ही आया है 6,23,000। अब बोलो टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस जी
1423 1423 000. 000. क्लियर? अच्छा जी, अब आप मुझे टैक्स बता दो कितना बनता है टैक्स. 70,000 plus 70,000 plus 15%. 15% of Sir, 223 2 to 12 lakh 2 to 3 आगे triple 000. जी, कितना आ गया यार? ये 1423 000 को आपने सही किया ना? सही है ना? चलो 70,000 जमा 15% ऑफ 2,23,000 जमा 15% ऑफ 223 000. हाँ बोलो. 103 आई एज्यूम कि ये कैलकुलेशन बच्चों सही है. हाँ बोलो. 103 103 450 450. ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली अब एक्चुअल टैक्स. 103 450 डिवाइडेड बाय 1423 000 इंटू 8 लाख. बोलो. सर ये 58,159 58,159. 159. चलें जी, नोट करें. जी चले आगे. इट्स ओवर नाउ. तो पता ये चला कि जब प्रॉपर्टी नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ जाएगी फिर तो नॉर्मल तरीके से ट्रीट होगी सारी उसकी ट्रीटमेंट्स. इट्स ओवर. अब कुछ छोटी छोटी बातें आपके साथ करनी है तो इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएंगी. अच्छा यार, अब इस बुनियाद पे आपने ये बात याद रखनी है. देखो इधर कि किताब में ना टैक्सेबल इनकम माइनस टैक्स जो है ना वो फिर यहां पे गया हुआ है. लेकिन अब मैंने आपको क्या रूल बता दिया है. आई कैप कहते हैं कि ये टैक्स से पहले वाली बिफोर टैक्स इसी टैक्सेबल इनकम को यूज कर लिया करो यहां पे. ठीक है, इस बुनियाद पे याद रखना कि हमारे जो चैप्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगी. वो चेंजेस मैं आपको पूरी तो करा नहीं रहा लेकिन एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको. ईओपी का चैप्टर है. देखो जैसे मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन 1 है. ये क्वेश्चन 1 है. पेज इसका सोल्यूशन है पेज नंबर 239 पे जो मैंने आपको कराया था. ठीक है, अब इसमें होगा क्या. देखो इधर एओपी की टैक्सेबल इनकम कितनी है 6 लाख. अब हम टैक्स एओपी का माइनस किए बगैर डिविजिबल इनकम निकाला करेंगे. अब 6 लाख इंटू 2/5 और 6 लाख इंटू 3/5 इसको लेके जाएंगे डिविजिबल इनकम वाली कैलकुलेशन में. क्लियर? यानी कि इन फिगर्स को यूज करेंगे फिर ये रिवाइज इस तरह फिगर आ जाएंगे. यानी ये टैक्स से पहले वाली है और ये टैक्स है. समझ आ गई बात? इस तरह की चेंज आएगी. ऐसी एक चेंज के लिए लिख लें. पेज नंबर कौन सा था? 239. बस ये माइनस काट दो, -10,000. 6 लाख की बेस पे कैलकुलेशन कर लेनी है. अच्छा, एक दो सवाल मैंने और क्लास में कराए थे, ऐसे ही जरा रिवाइज करने के लिए बता देता हूं. यार ये देखो, ये सवाल मैंने क्लास में कराया था पेज 236 पे.
ये फरहान, रेहान और कामरान वाला। इसमें देखो, इसमें तो आपको बड़ा कंफर्टेबली नजर आएगा। ये देखो, ये 1100 और 4500 में काट रहा हूं, यही 5600 इधर आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अब क्या सिखा दिया है कि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को बेस बना लें। और आगे फिर ऑब्वियसली सारी फिगर्स हिलेंगी, चेंज होंगी, आई नो। अगर आप पास पेपर के सवालों पे ही रहना चाहते हो और सवाल देखना चाहते हो तो इधर भी देख लो। ये देखो, ये पेज 235 का टॉप, ये देखो, ये 6619 है, तो ये 214260 पिछले सफे पे ले जाएंगे, 21426। ये वाली फिगर आप क्या हो जाएगी, 21। आई थिंक काफी है ये बात। अब पूरी किताब में जगह जगह मैं आपको चेंज कराऊं, बहुत टाइम लग जाएगा। आई होप यू गॉट इट। स्टिल ये तरीका भी कुछ लोगों के नजदीक सही है। बहरहाल आई कैप कहता है ये तरीका ना ही करें, टैक्स माइनस ना करें। चलो छोड़ो। अच्छा जी, आज के नोट्स की तरफ आए, लेक्चर 104। अब यार ये बातें तो आपको नजर आ रही हैं ज्यादा नीचे लिखी हुई, लेकिन हैं कुछ नहीं, वो छोटी छोटी बातें हैं। लेक्चर 65 रिवाइज हो गया, एओपी न्यूमेरिकल हो गया। शो डिविजिबल इनकम कैलकुलेशन फ्रॉम बुक दिखा दी आपको। आ जाओ भाई आप, करेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन चैप्टर 19 क्वेश्चन 29। ठीक है, इससे पहले ना एक रूल सुन लो, जरा रूल सुन लो यार। एक डेट है यकम जुलाई 20, ये एंड कब होगी, 30 जून 21। क्लियर? ये टैक्स ईयर कौन सा बनेगा, टैक्स ईयर 2021। अगर आपने एसेट परचेज किया है बिफोर यकम जुलाई 20, ठीक है, अगर आपने एसेट परचेज किया बिफोर यकम जुलाई 20, यस नो। बिफोर यकम जुलाई 20 परचेज किया है, यस 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 यस। बल्कि इस तरह कर लो, एसेट परचेज्ड बिफोर यकम जुलाई 20 और एसेट परचेज्ड आफ्टर यकम जुलाई 20। तो आपने क्या करना है, खरीदने और बेचने के साल दोनों में आपने 50% डेप्रीशिएट करना है पहले साल। खरीदने के साल में भी 50% डेप्रीशिएट करना है, बेचने के साल में भी 50%। और अगर आपने एसेट खरीदा है, ओ ये उल्टा हो गया है, ये उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया है। एसेट परचेज आफ्टर यकम जुलाई 20, अगर यकम जुलाई 20 के बाद खरीदा आपने तो फिर आप 50% खरीदने के साल में भी करेंगे, बेचने के साल में भी। और अगर आपने एसेट खरीदा है बिफोर यकम जुलाई 20 तो फिर भाई याद रखना, खरीदने के साल में भी और बेचने के साल में भी नो कॉन्सेप्ट ऑफ 50%, यानी कि आप पूरा डेप्रिशिएट करें 100%, नो कॉन्सेप्ट ऑफ 50%। फिर आपने अगर एसेट खरीदा हुआ यकम जुलाई 20 से पहले तो आपने खरीदने के साल में भी 50% नहीं लगाना, और बेच तो शायद यकम जुलाई के 20 के बाद ही रहे हो, लेकिन क्योंकि खरीदा यकम जुलाई 20 से पहले हुआ है इसलिए बेचने के साल में भी नहीं लगाना। तो डिसाइडिंग फैक्टर है डेट ऑफ परचेज। एसेट परचेज्ड, अगर डेट, अब असूल पता क्या है, असल में ना ये लॉ है यकम जुलाई 20 को नया। यकम जुलाई 20 से अगर पहले लोगों ने एसेट खरीद के रखे हुए थे ना, पहले खरीद के रखे हुए थे, तो वो फिर खरीदने के साल में भी 50% नहीं लगाते थे, बेचने के साल में भी नहीं लगाएंगे। और जो लोग अब एसेट खरीद रहे हैं नए यकम जुलाई 20 के बाद, वो इंशाल्लाह अब खरीदने के साल में भी लगाया करेंगे और बेचने के साल में। और जिन्होंने पुराने खरीदे हुए थे, क्योंकि उन्होंने खरीदने के साल में 50 नहीं लगाया, तो अब वो बेचने के साल में भी 50% नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गई ये बात?
मेरे ख्याल से पेपर में ऐसा सवाल आने का ज्यादा चांस है जिसमें आपने एसेट खरीदा हो यकम जुलाई 20 के बाद, ऐसा सवाल आने का ज्यादा चांस है। सर फिर यहाँ पे हम फिर मंथली बेस पे करेंगे अगर वो नहीं, यहां फुल ईयर डेप्रिसिएशन या देखो अगर इसमें कोई देखो 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 एसेट है 400 रुपए का, बिल्डिंग के लिए 10%, इधर ऐसे कर देंगे खरीदने के साल में, और इधर 400 इंटू 10%, बस ये असल कॉन्सेप्ट है। तो इधर आप 50% नहीं करेंगे, मैं खरीदने के साल की बात कर रहा हूं, इसी तरह बेचने के साल में आ जाएगा। चलें जी, नोट कर लें ये कॉन्सेप्ट। ये तो एग्जांपल दे दी ना राइट साइड पे। तो 2021 में असल में आपने जो एसेट खरीदी ना, 2021 बनता है यकम जुलाई 20 के बाद। यकम जुलाई 20 याद रखना, 30/20 को तो 20 का साल खत्म हो चुका है। अगर 2021 में आपने एसेट्स खरीदे हैं ना, तो फिर आप खरीदने और बेचने के साल में 50-50% करेंगे। अच्छा, अब मैं असल में ना आपको एक करेक्शन करानी थी। चैप्टर 19 क्वेश्चन 15 होमवर्क, सॉरी चैप्टर 19 क्वेश्चन 29 ये निकालो। चैप्टर 19 क्वेश्चन 29 पेज नंबर 336। नहीं, इसका सॉल्यूशन चाहिए मुझे। नहीं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ना एक डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में थोड़ा सा इशू है। ये क्वेश्चन कौन सा है? 29। ये पढ़ो जरा। इसमें कहाँ है एसेट, कौन सा खरीदा यार? क्वेश्चन 29 नहीं, मैंने कौन सा क्वेश्चन आपको बताया है? 29 ही बताया? नहीं, इसमें नहीं था यार, 28 है, सॉरी 28 में देखो, 28 में पॉइंट नंबर 4 4 नहीं 3, a passenger transport vehicle for pick and drop of employees was disposed of for 35 लाख, the vehicle was purchased for 45 लाख in 2020। परचेज भाई 2020 में की है। इधर आके देखो, परचेज 2020 में की है। ये देखो परचेज कब की है? 2020 में। तो 21 में तो परचेज नहीं की ना, इसका मतलब है लिखो जाके परचेज बिफोर यकम जुलाई 20। याद रखना ये 2020 यकम जुलाई 19 को शुरू हुआ है, तो लिखो परचेज बिफोर यकम जुलाई 20 बनती है। यानी कि सादा सी बात, 20 के साल में खरीदी थी। अब बोलो इस एसेट की ना खरीदने के साल में 50% करना है और ना बेचने के साल में 50% करना है। सॉल्यूशन में गलती से हुआ है, वो मैं सही करा देता हूं। वैसे मेरे ख्याल से ना यार ऐसा एसेट आपको आएगा जो यकम जुलाई 20 के बाद ही खरीदा हो, मेरा ख्याल है। चलो, आपको एक बात तो पता है कि इसकी एसेट की कॉस्ट को 25 लाख तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है अगर ये 25 लाख से महंगा हो। पेज नंबर 364। इधर देखो, ये देखो यार डेप्रिसिएशन देखो जो हमने बम फाड़े हुए हैं, ये गलत हमने डेप्रिशिएट किया हुआ है। टैक्स ईयर 2020 में भी डेप्रिशिएट करना है, 21 में भी। इधर तो 25 लाख जरा 15% हो जाएगा, खरीदने के साल में 50 नहीं लगाना। तो जवाब बताओ 25 लाख जरा 15%, 375,000। लेकिन यार वो एक और गलती हमारे से होगी, ये अगले साल भी कॉस्ट पे रेट लगा दिया हुआ है। रेट WTV पे लगना चाहिए।
तो अगले साल की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? 25 लाख माइनस 375,000। और यार बेचने के साल में, अच्छा बेचा है। अच्छा, इसमें अब एक और रूल सुन लो, बहुत बहुत मादरत, आई टेक माई वर्ड्स बैक, पता नहीं जल्दी में क्यों मेरे मुंह से निकल गया। किधर है वो यार, ये जो लेक्चर है हमारा आज वाला, ये नहीं 104, हाँ तो 104 क्यों नहीं खुल रहा? बहुत बहुत मादरत, बेचने के साल में ना आपने डेप्रिशिएट ही नहीं करना होता, क्योंकि खरीदने के साल आपने फुली डेप्रिशिएट कर लिया था, फिर बेचने के साल आपने डेप्रिशिएट ही नहीं करना होता। ये हैंग हो गया, मैं इसको दोबारा ओपन करता हूं। ये देखो, सॉरी यार, खरीदने बेचने के साल में नो कॉन्सेप्ट ऑफ 50%। ये बात तो किसी हद तक सही है। खरीदने के साल में आपने फुल ईयर डेप्रिसिएशन लगानी है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन, और बेचने के साल में नो डेप्रिसिएशन। बात कवर अप हो गई है, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं मादरत। तो खरीदने के साल में आपने, देखो ना वैसे लॉजिकल भी है बात, इधर खरीदने के साल में भी 50, बेचने के साल में भी 50, और इधर खरीदने के साल में फुल डेप्रिशिएट कर दें, बेचने के साल में आपने डेप्रिशिएट ही नहीं करना, बेचने के साल में आपने डेप्रिशिएट ही नहीं करना। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको सही कर लें। ये असल में पुराना लॉ है, लेकिन अब ऑब्वियसली कुछ एसेट्स हमारे पास ऐसे भी होंगे जो पुराने पड़े होंगे। बिजनेस में तो ऐसे एसेट्स होंगे जो रकम जुलाई 20 से पहले खरीदे हुए हैं। तो खरीदने के साल में फुल ईयर डेप्रिसिएशन, बेचने के साल में नो डेप्रिसिएशन। चलो रिवाइज हो जाएगा अभी ये साथ ही, इस सवाल में रिवाइज कर लेते हैं इस सवाल में। तो अब भाई बेचने के साल में डेप्रिसिएट नहीं होना, ठीक है। तो खरीदने के साल में हमने फुल डेप्रिसिएट कर दिया 3,75,000, तो बेचने के साल में डेप्रिसिएट नहीं होना, इसलिए इसको काटो। ये टैक्सेशन 2021, बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं होना। WDV बताओ 2125 क्या आ गई? ओहो शुक्र है इत्तफाकन वही आ गई, ये इत्तफाक हुए महज, ये इत्तफाक हुए महज वही आ गई, अल्लाह का शुक्र है। अब ये 2125 ऊपर आ गई है, एज इट इज, अब सवाल वही चलेगा, शुक्र है सवाल में और कोई चेंज नहीं आई। क्लियर? तो मैंने क्यों बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं किया और खरीदने के साल में भी मैंने 50 क्यों नहीं किया, 50-50 क्यों नहीं किया? क्योंकि खरीदा 2020 में हुआ है और 2020 एकम जुलाई 20 से पहले है। 2020 असल में 30 जून 20 वाला साल होता है। ओके आगे चलें जी। यार ये चैप्टर 19 का ना क्वेश्चन 15 होमवर्क है, ये आप हजरात ने करना है, ठीक है। अब कैपिटल गेन का चैप्टर निकालो, बस एक थ्योरेटिकल, यार ये परेशान ना हो, ये छोटी छोटी चीजें रह गई इंशाल्लाह, बस ये खत्म हो रही हैं साथ साथ। कैपिटल गेन का चैप्टर निकालो, क्वेश्चन 5 पेज 206 पे। पेज 206 क्वेश्चन नंबर 5। जरा सा नहीं, 5 का बी, ये कराया तो नहीं हुआ ना? Gulzar is a Pakistani resident and operates various businesses. He disposed of the following assets during tax year 2018. An immovable property was sold for 50 million. The cost of immovable property was 25 million. And the tax वालों की depreciation was 4 million. वो 2017 तक अलाउ हो गई थी। आपको याद है जब बिल्डिंग बेचें और कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाए? अबे कुछ याद आ रहा? बेचे और कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाए, 4 डिफरेंट जो रूल्स थे, तो ये 4 डिफरेंट रूल्स लगेंगे। इस सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ो। कंप्यूट द कैपिटल गेन राइजिंग अंडर द अबव ट्रांजैक्शंस। ये आईकेएफ की हिस्ट्री का वस्तरीन सवाल है। इसलिए क्या आईकेएफ ने कहा था कि ये कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो नो गेन लॉस विल बी कैलकुलेटेड।
ये मेरे भाई प्रॉपर्टी बिजनेस की बिक रही है। सर आपको कैसे पता चला बिजनेस की प्रॉपर्टी बिक रही है? एक बात याद रखना, डेप्रिसिएशन जो है ना सिर्फ बिजनेस के चैप्टर में माइनस करने की इजाजत है, ना प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस करने की इजाजत है, ना कैपिटल गेन में माइनस करने की इजाजत। अगर एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है इसका मतलब है कि ये बिजनेस वाली बिल्डिंग है, क्योंकि डेप्रिसिएशन के रेट आपको पता है बिजनेस में दिए हुए हैं। हाँ, एक और एसेट भी डेप्रिशिएट होता है, वो पता है क्या होता है? वो होता है आपने लैंड एंड बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दी हुई है अदर सोर्स में, वहां डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है, लेकिन वो होगा तो स्पेसिफिकली बताएगा। तो एक बात आज सुन लो, अगर टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन पेपर में गिवन हो ना, तो इसका मतलब है ये बिल्डिंग फिर बिजनेस में यूज हो रही थी, तो इसलिए ये बिल्डिंग बिजनेस में यूज हो रही है, इसके ऊपर आप कैपिटल गेन नहीं निकाल सकते। सवाल की रिक्वायरमेंट है कैपिटल गेन निकालें, इसलिए ये सवाल मैं आखिरी क्लास में इसलिए कराता होता हूं, आखिरी तो नहीं आज क्लास, ये सवाल मैं इसलिए आखिरी क्लासों में कराता होता हूं क्योंकि फिर बच्चे हर सवाल को इस एंगल से देखने लग जाते हैं, यार इस सवाल में तो ये मसला नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये 2013 में आया था, 7 साल पहले, उसके बाद ऐसा सवाल नहीं आया। तो आई कैप ने कोई इसका सोल्यूशन नहीं दिया था, इसका कहा था इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट सो नो कैपिटल गेन। 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। पॉइंट 2 पढ़ो। अ कार वॉज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 1.2 मिलियन, द कार वॉज एक्वायर्ड ऑन यकम जुलाई 16, द टैक्स WDV ऑफ कार वॉज इतने, एंड द कार वॉज बीइंग पार्टली यूज्ड फॉर बिजनेस पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पस। तो गाड़ी ये भी बिजनेस में यूज हो रही है, हाँ थोड़ी सी प्राइवेट में यूज हो रही है, लेकिन हमने पढ़ा था ऐसा एसेट जो पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट के लिए यूज हो, उसका गेन लॉस निकालना हमने सीखा था क्लास में। लेकिन ये डेप्रिशिएट होने की वजह से, याद रखना डेप्रिसिएशन के रेट सिर्फ किस चैप्टर में है, तो इससे अगर ये डेप्रिशिएट हो रही है तो फिर ये कौन से चैप्टर की रोशनी में डेप्रिशिएट हो रही है? बिजनेस के चैप्टर में। तो जब ये बिजनेस एसेट है तो इसका भी गेन लॉस आई कैप ने नहीं निकाला था, और ये सारी फिगर्स इग्नोर कर दी थी। हाँ, प्राइवेट यूज तो कोई नहीं, आप प्राइवेट यूज का असल में कोई गेन लॉस नहीं होता। असल में बिजनेस के चैप्टर में हमने कहा था टैक्स WDV में रिडक्शंस नॉट अलाउड ऐड कर देनी है, वो उसी में कंपनसेट हो जाता है। प्राइवेट यूज कैपिटल गेन में नहीं जाता चीजों का बेचना। पॉइंट 3-4 बिल्कुल है, पॉइंट 3 में स्कल्पचर है और 4 में सिक्योरिटीज है। शुक्र है इधर थोड़ा बंदे का पुत्र है, तो इधर गेन लॉस इंशाल्लाह हम निकालेंगे। तो 1 और 2 के साथ लिख लो, टैक्स डेप्रिसिएशन की गिवन है, 1 और 2 के साथ लिखो टैक्स डेप्रिसिएशन गिवन है। टैक्स डेप्रिसिएशन गिवन होने का मतलब होता है कि ये बिजनेस के एसेट्स हैं, क्योंकि और किसी चैप्टर में डेप्रिसिएशन माइनस ही नहीं कर सकते ना। टैक्स डेप्रिसिएशन गिवन है, टैक्स डेप्रिसिएशन गिवन होने का मतलब होता है कि ये बिजनेस के एसेट्स हैं। अब बताओ अगर ये बिजनेस के एसेट्स हैं तो हाँ, तो बिजनेस के एसेट्स हैं तो इनको डेप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं, इनको सॉरी वो कैपिटल गेन में गेन निकालने की जरूरत नहीं है। गुजारा चलेगा भाई? ये क्या आ रहा है? अच्छा 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 यार मैं थोड़ा ना इधर कर लेता हूं, ठीक है? आप गुजारा चल रहा है, चलो जी। अच्छा एक डिस्कशन है पॉइंट 10 में, देखें आप व्हाइट बोर्ड की तरफ, डिस्कशन ऑफ गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग। अच्छा बच्चे कुछ यही परेशान रहते हैं कि कौन सी बिल्डिंग का बेचना बिजनेस में जाने और कौन सी बिल्डिंग का बेचना कैपिटल गेन के चैप्टर में जाना है, क्योंकि आपको पता है कैपिटल गेन में भी कुछ बिल्डिंग्स का बेचना जाता है। तो उसके लिए पता है रूल क्या है? सिंपल सा रूल है, अगर पेपर में आ जाए आपने हाउस बेच दिया या पेपर में आ जाए आपने प्लॉट बेच दिया, तो फिर मेरे भाई आपने कैपिटल गेन का चैप्टर निकालो, ये निकला हुआ है, 2-3 सफे पीछे करो, 2-3 सफे पीछे करो, दूसरे सफे का एंड देखो, दूसरे सफे के एंड पे वो जो प्रोविजंस है उसमें क्या लिखा हुआ है? गेन, ये कौन सा पॉइंट पढ़े हो?
0.3 है। गेन अराइजिंग ऑन disposal of an immovable property. हाँ आगे बढ़ो। Computed in accordance with the formula. अब ये इस चैप्टर में आ रहा है, ये असल में ना आप अपना घर बेच दें या कोई प्लॉट बेच दें तो इस पे लगेगा सेक्शन 37 का, बोलो 3A। और ये आपको पता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होती है सेपरेट ब्लॉक। क्लियर? अच्छा एक मिनट जरा अभी नोट नहीं करना। एक और चीज है जो छोटी सी मैंने क्लास में बताई थी, मुझे यकीन है कि आपको नहीं भूली होगी। लैंड अगर बिजनेस वाली बेच दें तो भी यहां सेपरेट रेट ही लगता है क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता। बताई हुई है बात। ये लैंड अगर बिजनेस, ये बात लिखवाई भी हुई है वहां पे। अच्छा ये लैंड अगर बिजनेस वाली बेच दें तो ये सेपरेट ब्लॉक है। और भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस में फिर क्या आएगा? ये तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक हो गया ना। उधर देखो, अब उधर इनकम फ्रॉम, इधर ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या आएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा बिजनेस की लैंड नहीं, बिजनेस की बिल्डिंग। इसकी इंडिकेशन पता है क्या है? इसकी इंडिकेशन ये है कि टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन पेपर में गिवन होगी, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन गिवन होगी, या बता देगा कि ये बिल्डिंग जो है वो बिजनेस की है। तो ये बात प्लीज NOTE नोट इट डाउन। इंडिकेशन है कि टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन गिवन होगी। ये येलो वाले नॉर्मल रिजीम है और स्काई ब्लू वाले सेपरेट ब्लॉक है। भाई 20-25 मिनट 20 मिनट बाद आ जाओ आप। आप तो बल्कि निकल रहे हो शायद 1 बजे, बट ठीक है चले जाओ, कोई मसला नहीं। हाँ नहीं, व्हाइट बोर्ड यूज नहीं करना मैंने। आप क्लियर? चलें जी। आज के लेक्चर नोट्स ये मैंने खोले हुए यार। ये एक साइनिंग अमाउंट ना, साइनिंग अमाउंट एक और नाम है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ना जो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट होती है जिसको हम 10 से डिवाइड करते हैं, उसका एक और नाम साइनिंग अमाउंट भी है सेक्शन 16 में। ओके, एक ये बात आपसे करनी थी। अब ये छोटी छोटी ऐसी बातें रह गई हैं। हाँ अच्छा, ये एक सवाल देखो यार, क्वेश्चन। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का चैप्टर है, ठीक है जी। ग्रॉस रेंट है, आपने 50,000 रुपए किराए पे घर दिया, ठीक है। आपने जो खर्चे किए वो आपने कराई इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। नंबर 1 आपने इंश्योरेंस कराई, नंबर 2 प्रॉपर्टी टैक्स। इंश्योरेंस आपने कराई 10,000 की, प्रॉपर्टी टैक्स 12,000। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ था बोन बाय टेनेंट या पेड बाय टेनेंट। सिर्फ प्रॉपर्टी के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ था बोन बाय टेनेंट या पेड बाय टेनेंट। अच्छा, सवाल अगर साइलेंट हो तो आपने कैसे सॉल्व करना होता है इनकम प्रॉपर्टी को? सेपरेट ब्लॉक या नॉर्मल? सेपरेट ब्लॉक। अच्छा, अब जरा ट्रांजैक्शन समझने की कोशिश करो। इंजमामुल हक ने घर किराए पे दे दिया आपको, अब आपने अपने आप को रखना है सामने। इंजमामुल हक ने घर किराए पे दे दिया आपको। इंजमामुल हक ओनर है, इंजमामुल हक को किराया कितना देंगे आप? 50,000। इंजमामुल हक ओनर है, अपने घर की इंश्योरेंस 10,000 की खुद कराएगा। 12,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स आया, इंजमामुल हक ने कहा मैं नहीं दे रहा। आपने कहा मैं भी नहीं दे रहा।
इंजमामुल हक ने कहा ठीक है छोड़ो, घर खाली करो, तुमने नहीं देना तो। आपने कहा नहीं यार वो चल मैं दे देता हूँ यार, वैसे जाती है यार, ओनर तूने देना होता है, ये तुम मेरी जेब से दिलवा रहा है। पढ़ो ब्रैकेट में, बोन बाय किराएदार। ऐसा दुनिया में वैसे होता नहीं है, लेकिन कभी लोग करवा भी लेते हैं आगे से तेज हो तो ये सूल बताओ कि जो घर किराए पे देता है वो खर्चे करता है, या जो घर किराए पे लेता है? जो घर किराए पे देता है उसकी जिम्मेदारी होती है सारे खर्चे करना। तो इंजमामुल हक ने घर किराए पे दिया, उसे चाहिए कि 50,000 किराया आपसे ले और इंश्योरेंस खुद कराए, प्रॉपर्टी टैक्स खुद पे करे, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स के साथ लिखा हुआ है बोन बाय टेनेंट। अब क्या होगा यार, अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक है। अब असल में ना आपकी जो ग्रॉस इनकम होगी वो ना 50,000 भी होगी और आपको 12,000 की सेविंग हो रही है। अकल में बात फिट हो रही है? 12,000 की सेविंग हो रही है इंजमाम को। कैसे? इंजमाम को 50,000 किराया आपने पकड़ा दिया, इंजमाम की जेब से 10 और 12 जाना था, 10 गया, 12 इंजमाम का खर्चा आपने अपनी जेब से पे कर दिया। तो इंजमाम को इस ट्रांजैक्शन की वजह से 12,000 बच गया ना, तो इट विल बी अज्यूम्ड एज रेंट। तो इसलिए इंजमाम की ग्रॉस रिसीट बनेगी 62,000। समझ आ गई बात? क्लियर होगी? तो अगर इंजमाम अपने किसी एक खर्चे का बर्डन आप पे डाल दे तो फिर इंजमाम को खुशी होगी। लॉ मेकर कहेगा तू खुश क्यों हो रहा है? कहेगा 50,000 किराया भी आ रहा है और प्रॉपर्टी टैक्स जो मेरी जेब से जाना था 12,000 वो भी मुझे बच रहा है, मेरी जेब से नहीं जा रहा। तो लॉ मेकर कहता है नहीं इंजमाम, ऐसे नहीं, फिर तूने बोझ बहुत ज्यादा डाला हुआ है किराएदार पे। किराएदार 50,000 तुझे दे रहा है और 12,000 तेरी वजह से किसी और को दे रहा है, तो 62,000 फिर इंजमाम की इनकम बनेगी। क्लियर? और अगर वो हुआ ना सेपरेट नॉर्मल रिजीम, तो फिर आपने 12,000 इधर ऐड भी करना है और नीचे खर्चे के तौर पे तो लेस भी कर देना है। बेहतर रिप्रेजेंटेशन। फिर ऐड तो इसलिए करेंगे ना क्योंकि ये इनकम है आपकी। अच्छा, लॉजिक समझ आइए क्यों? समझ आई है ना? तो सादा सी बात है यार, 50,000 तूने किराया लेना था इंजमाम, तुझे 10,000 12 तो अपनी जेब से खर्चा करना चाहिए था, 12,000 तूने अपनी जेब से खर्चा नहीं किया तो ये फायदा हो गया, ये तेरी इनकम है। ओके, नॉर्मल रिजीम भी हुई तो इधर 62 ही लिखिएगा, खर्चे फिर नॉर्मल तरीके से माइनस कर दीजिएगा, खर्चों में दोबारा 12,000 माइनस कर दें, वो खैर है। चलो जी आगे। ये कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सपेंस बाय टेनेंट। पेमेंट ऑफ एक्सपेंस बाय टेनेंट। Assume if tenant pay repair expense or property tax of house himself from his own pocket, it will be added in income from property. जितनी अमाउंट वो पे करेगा उतनी ऐड होगी, एग्जैक्ट। यार आईकेएफ की किताब में एक बात लिखी हुई है, स्पोर्ट्स बोर्ड की इनकम माफ है, पाकिस्तान क्रिकेट एक्सेप्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। चलो ठीक है, स्पोर्ट्स बोर्ड हॉकी का बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा जो बाकी स्पोर्ट्स के बोर्ड हैं तो उनकी इनकम माफ है। इंपॉर्टेंस ऑफ 98 क्वेश्चंस। यार ये कौन से 98 क्वेश्चंस हैं जो मैंने दिए हैं? कहाँ दिए हैं, कब, किस वक्त? फाइनल तोहफा। ये जो 98 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये पता नहीं किस 3 4 5 6 6 10 12 लेक्चर आप पीछे जाएंगे तो उसमें भी मैंने अटैच किया हुआ है, व्हाट्सएप पे भी शेयर किया था। ये 98 बड़े अच्छे क्वेश्चन है, पूरी किताब में से समरी इनकी निकाल के दे दी हुई है और ये पास पेपर में बड़ा फ्रीक्वेंटली टेस्ट हुए हैं और इसके साथ कुछ सिनेरियो बेस्ड और न्यूमेरिकल्स भी आपको इंपॉर्टेंट किताब के बता दिए हुए हैं। तो वापस आ जाएं, चैप्टर 4 खोलो यार। व्हाट आर द डिफरेंट टैक्स रिजीम्स? ये याद है? मैंने कहा देख लूं भूल तो नहीं गई नहीं आपको। व्हाट आर द डिफरेंट टैक्स रिजीम्स? पेज नंबर बताओ। फाइनल टैक्स का दूसरा नाम है प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम, जैसे डिविडेंड। प्रिजम्पटिव। फाइनल टैक्स का दूसरा नाम है प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम। लिखा तो नहीं हुआ डिविडेंड के सेक्शन के साथ? लिख लो। और इसको ग्रॉस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। अच्छा, अगली खुशी, चैप्टर 17 एंड 18 डिलीट कर दो बुक से।
चैप्टर 17 एंड 18 डिलीट फ्रॉम बुक। सफे फाड़ो, फेंको नीचे। ठीक है, फारग हो गया, 2 चैप्टर हो गए, करा दिए मैंने 2 चैप्टर। चलो आगे। अच्छा यार, ये रूल्स हैं इनकम टैक्स के, और परेशान ना हो भाई, सारी सिलेबस आपको करवाया है। ये ऐसे ही मैंने कुछ सवाल डाले हुए थे, छोड़ें, कितना पढ़ेंगे, क्या करेंगे। असल में चैप्टर 19 में अब न्यूमेरिकल्स माशाल्लाह हमारे इतने इकट्ठे हो गए हैं कि हमारी वहीं से डिस्कशन माशाल्लाह काफी अच्छी कवर हो जाती है। अच्छा, ये रूल्स हैं इनकम टैक्स 2002। ये रूल्स कहां कहां पढ़े हैं आपने? खोलो जरा, ये ना मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अभी नोट्स में अपलोड करने लगा हूँ थोड़ी देर में, बल्कि साथ ही आपके तो लेक्चर के अपलोड हो जाएंगे। ये मैं यहाँ लिख दूंगा कौन कौन से रूल्स हैं। कोई एक रूल खोल के दिखा दो मुझे, रेजिडेंट के साथ एक जगह रूल लिखा हुआ है। चैप्टर 4 खोलो, एक तो है ना 183 डेज वाला, एक है आने और जाने का दिन काउंट किया जाएगा। ये कौन सा पेज है? पेज नंबर 37। इस पे आने और जाने के दिन काउंट किया जाएगा कि हेडिंग पढ़ो? इनकम टैक्स रूल। हाँ यार, रूल्स हमारे सिलेबस में बहुत थोड़े हैं। ये मैं सारे रूल यहां लिख दूंगा ताकि अगर कभी पेपर में सवाल आ जाए रूल्स की रोशनी में जवाब दें तो आपको पता हो। एक ये रूल है, एक रूल थोड़ा सा आगे आओ, सेक्शन 67 के साथ एक रूल दिया हुआ है, अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस। सेक्शन 67 ढूंढो, पेज नंबर 39। इसके अगले सफे पे आओ, 40, उधर रूल्स लिखा हुआ है कुछ, रूल 13। यार रूल जो है ना 5 या 6 हमारे सिलेबस में है, वो रूल और उनका सफा नंबर मैं लिख दूंगा। कल आपने एडीआरसी के नीचे भी रूल पढ़ा था, एडीआरसी के, और ज्यादा रूल जो है ना चैप्टर 16 में है, रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट वाले में, उसमें वो लंबे लंबे डॉक्टर और पेशेंट और उनकी रसीदें। तो रूल्स हमारी किताब में टोटल 5-6 हैं सिर्फ, उनके मैं सफ़े लिख दूंगा ताकि अगर थ्योरी में रूल्स की रोशनी में कोई सवाल पूछे तो आपको पता हो वो वाला थ्योरेटिकल पोर्शन मेरे से पूछ रहा है। अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं हाउ टू सॉल्व अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें आपसे क्लास में कई दफ़ा आपको करवाया गया है, लेकिन इन तीनों बातों को मैंने लिख दिया है। इसकी एक पहले मैं मिसाल देता हूं। एक बंदा था जिसका पाकिस्तान में स्टे था 100 एंड उसका नाम जॉन है, और वो सिटीजन है बाहर के मुल्क का, ठीक है, और उसका पाकिस्तान में स्टे है 200 डेज। अब आप क्या 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 आएंगे कि पहले आप लॉ की प्रोविजन लिखेंगे। पाकिस्तान में स्टे कितने? 200 डेज। नाम क्या है? जॉन। सवाल ने बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है कि वो सिटीजन है जर्मनी का। अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे, आप पहले ना लॉ की प्रोविजन लिखेंगे, रिप्रोड्यूस लॉ। ये देखो, रिप्रोड्यूस लॉ। आप कहेंगे इंडिविजुअल शैल बी कंसीडर्ड एज रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ ही इज प्रेजेंट पाकिस्तान फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 180। इतनी सी बात आप रट्टे वाली लिख देंगे अपनी। फिर आप रेफर करेंगे सिनेरियो को। इन दिस केस एज हिज स्टेज फॉर मोर देन 183 डेज देयरफॉर ही इज रेजिडेंट, ये लिख देंगे। और आखिरी बात पता है क्या लिख के आएंगे? रेजिडेंट निगेशन ऑफ हिज व्यू पॉइंट, जो एग्जामिनर का व्यू पॉइंट है उसको निगेट कर दें कि रेजिडेंशियल स्टेटस, सिटीजनशिप इज नॉट रेलिवेंट फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस। ये भी थोड़ा सा लिख सकते हैं आप। तीसरी बात कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन अगर लिख दें तो बेहतर है कि सिटीजनशिप इज नॉट रेलिवेंट फॉर डिटरमिनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस। विच क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट फर्स्ट इन पेपर, ये बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। जो आते हैं, जो थ्योरी के सवाल आते हैं वो पहले कर दें, फिर उसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करें। न्यूमेरिकल में इक्का दुक्का एडजस्टमेंट नहीं आ रही तो याद रखना दोबारा टाइम नहीं मिलेगा आपको। जो एडजस्टमेंट सही गलत समझ आ रही है उसकी जितनी फिगर्स जहां जहां पोस्ट कर सकते हो सारी पोस्ट करके आ जाओ, कोई मसला नहीं। थ्योरी के पहले सवाल कर लीजिएगा जो आते हैं, फिर आप न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव कर लीजिए। हर सवाल नए सफ़े से शुरू करना है। ऑर्डर ऑफ प्रेपरेशन इन एग्जाम लीव्स। एग्जाम लीव्स में तैयारी करने का प्रिपरेशन का तरीका क्या होगा? तो भाई उसमें पहले 3 चैप्टरों सेल्स टैक्स तो आप जल्दी जल्दी खत्म करें ना। इसमें से 40 नंबर आते हैं, तकरीबन 35 से 40 नंबर आते हैं, तो इसको खत्म करने की कोशिश करें। बाकी फिर देखो सेल्स टैक्स है तो सेल्स टैक्स में से कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा तो वो इंशाल्लाह आधा अगर हो जाता है मेरा, तो बाकी इनकम टैक्स में से भी तो न्यूमेरिकल आने हैं, वो भी आधे आधे हो सकते हैं। बाकी इनकम टैक्स इतने अरसे का पढ़े हैं, कोई थ्योरी के 3-4 सवाल भी नहीं मुझे याद होंगे। तो पहले 3 चैप्टरों सेल्स टैक्स में अगर 40 नंबर छुपे हुए हैं,
इस 40 में से बिल फर्ज आप न्यूमेरिकल के सेल्स टैक्स के आधे नंबर लगाओ तो 30 नंबर आप इधर से ले लो, तो पीछे 20 नंबर लेने हैं पेपर में। वो जो 20 नंबर लेने हैं पेपर में, वो आप इनकम टैक्स के 2 न्यूमेरिकल आधे आधे कर दो सही, और कोई थ्योरी करो थोड़ी बहुत सही, हलवा है ना। अच्छा, हाउ टू प्रिपेयर थ्योरी, बच्चे पूछते हैं थ्योरी कैसे तैयार करें। भाई याद करके, अब मैं और क्या बताऊं यार। इसमें यह है कि देखो आप जितनी कोशिश कर सकते हो ना, बस याद कर लो और पेपर में इंशाल्लाह याद आ जाता है। ऐसा नहीं होता, एक ना डर दिल में बैठा होता है। कैपिटल गेन का चैप्टर भी खोलोगे ना, यार मुझे तो कैपिटल ऐसे की डेफिनेशन भूली हुई है। नहीं है ऐसा, नहीं है ऐसा मेरे भाई। आप अपनी जितनी एफर्ट कर सकते हो इंशाल्लाह वो एफर्ट करो। और किताबों में लिखा हुआ है नजरों की हिफाजत का बड़ा ताल्लुक है मेमोरी से, तो नजरों की हिफाजत करे इंसान तो मेमोरी तेज होती है। तो आप याद कर लो, याद करके जो अभी पास्ट में आप लिखते रहोगे वो आपने लिख लिया। अब इंशाल्लाह पेपर में जितना हो सका वो याद आ जाएगा। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि मैं जो भी चैप्टर खोलता हूं मुझे ध्यान में आता है कि यार ये तो याद नहीं। कम से कम उन पहले सबसे पहले वो जो 98 क्वेश्चंस मैंने दिए आपको, उनकी थ्योरी तो अच्छे तरीके से याद करो ना, कि उनमें से अगर 15-20 नंबर की भी थ्योरी आ जाती है उन 98 में से, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। लेटेस्ट अटेम्प्ट्स मैं भी आपके सामने खोलता हूँ, उसी में मैं ये भी डिस्कस कर लूंगा। भाई कोई बच्चा सवाल पूछ रहा था कौन से रेट गिवन होते हैं पेपर में। फ्यूचर मीटिंग्स हमारी कब होंगी, इस पर मैं एंड पे बात करता हूँ, ये मुझे याद करा देना। चैप्टर 19 का क्वेश्चन 31, ये भी इंशाल्लाह मैं अब डिस्कस करूंगा किसी दिन, वो मैं आपको बताता हूँ कब। यार ये लेटेस्ट अटेम्प्ट्स पहले देख लें कहाँ से शुरू होंगी। ये मैंने एक फाइल बनाई हुई है, आपसे भी शेयर कर दूंगा मैं। ये ढूंढो कोई पास पेपर्स वाली फाइल है, ये लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के पास पेपर्स हैं। हाँ, ये करंट अटेम्प्ट को छोड़ें, इसका एक न्यूमेरिकल मैंने टेस्ट में दे दिया था, बाकी आपको कोई देखने की खास जरूरत नहीं। तो हाँ, तो क्योंकि डिफरेंट सवाल आते हैं, नॉर्मली सेम नहीं आते। ये देखो, ये लेटेस्ट अटेम्प्ट में सैलरीड का रेट अलग दिया हुआ था टेबल, नॉन सैलरीड के अलग दिए हुए थे, एओपी के भी यही हैं। डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल गेन वाले रेट उसने दिए हुए थे, और सिक्योरिटीज के रेट उसने दिए हुए थे। बस डेप्रिसिएशन वगैरह कोई सवाल में थी नहीं शायद, डेप्रिसिएशन निकालना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसके बाद देखो, इससे पिछली अटेम्प्ट में एक सवाल था, ये मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था शाहिद वाला, ठीक है। ये वो सवाल है, इस 18 में से चलो 9 नंबर लग गए, 18 में से 9 नंबर लग गए, 10 लगा लो। इसके बाद ये फरहान कामरान रेहान वाला एओपी का सवाल आपको 11 नंबर का कराया था, इसमें सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह ऐड कर दोगे, इसके मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर नीचे जो डेटा थोड़ा बहुत था डिविडेंड वगैरह, उसका कुछ कर लोगे। 11 में से 5-6 इधर भी लगा लें, आधे नंबर। अच्छा जी, इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर माइनस करने की 6 में से कुछ 4 नंबर ले लोगे इंटरटेनमेंट अलाउ करने की मिसालें। हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, ये पूरे नंबर आपने लेने हैं, ये पूरे नंबर लेने हैं। कंसील्ड एसेट क्या है, ये पूरे नंबर आपने लेने हैं। बता यार, ऐसे ऐसे थ्योरी आ रही है, और ये मेजॉरिटी अक्सर आ जाती है उन 98 क्वेश्चंस में से। अच्छा जी, एक फ्लैट उसे गिफ्ट मिला है अंकल से, और फिर ये मैंने पास पेपर में सवाल आपको दिया हुआ है, आपने इसकी ट्रीटमेंट डिस्कस करनी है। उसने बेच दिया शायद, देख लीजिएगा क्या चक्कर है, या मुफ्त में मिला है, क्या चक्कर है। 2 स्कल्पचर उसने लिए हैं, बेचे हैं, कैपिटल गेन नॉर्मल तरीके से निकाल लेंगे। ये एडजस्टमेंट आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि इसमें छोड़ने पर ये थोड़ा सा लॉ चेंज हो गया है, थोड़ी सी आपको एडजस्टमेंट समझ नहीं आएगी क्योंकि लॉ चेंज हो गया हुआ है। अच्छा, ये इसमें से भी ये आधे आधे मार्क्स आ जाते हैं इजीली। सैलरी या लीव इनकैशमेंट मिल रही है, अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, और अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी मिल रही है, और कोई गाड़ी वगैरह एम्प्लॉयर दे रहा है, तो ये 4 में से कोई 2-3 नंबर आ गए। सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल है शान वाला और ताहा वाला, वो जो आपको दिया था 2 दिन पहले। 13 में से चलो 6-7 नंबर लगा लो इधर से। अच्छा, ये सेल्स टैक्स की थ्योरी है, वो न्यूमेरिकल है, पॉइंट बी में आओ। डिफरेंस बिटवीन, इसमें ये पॉइंट ए कुछ, अब वो सिलेबस चेंज हो गया हुआ इसलिए पॉइंट ए को छोड़ें। डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड रेट एंड एग्जाम्प्ट सेल, किन केसेस में कमिश्नर शो कॉज नोटिस इशू किए बगैर ले सकते हैं, सेक्शन 11A गालिबन आपको कराया था, और प्रोविजनल और फाइनल एडजस्टमेंट आपको करवाई थी सेल्स टैक्स में, याद आ रहा होगा आखिरी सफे पे। सादा सादा थ्योरी है। 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है आपने, चैप्टर 1 और 3 में से सवाल है, और 6 एथिकल इश्यूज बताने हैं। ये होता है पेपर। ये अगले ये देखो, इंटरेस्ट इनकम के यार रेट दिए हुए हैं पीछे जालिम ने, तो फिर ये इंटरेस्ट इनकम को आपने फाइनल टैक्स लेने हैं अगर इंटरेस्ट इनकम के कभी रेट दे दे। यहाँ पे होगी, हाँ, इंटरेस्ट इनकम सवाल में होगी तो दिए उसने।
आगे चलो, ये भी इंडिविजुअल के रेट्स हैं, डेप्रिसिएशन के रेट दिए हुए हैं, बिल्डिंग के लिए 10, प्लांट एंड मशीनरी के लिए 15, इनिशियल अलाउंस का भी रेट दिया हुआ है। ये कोई पुराना रेट है, ये रेट भी चेंज हो गए हुए हैं, इसलिए रेट्स को आप शायद देख ना सकें। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेट भी हैं, लेकिन ये पुराने रेट हैं। तो मैं बस एक आइडिया ले रहा हूं कि आपने रेट कौन कौन से दिए होते हैं। ये अगेन वही, और डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर अलाउंस का रेट दिया हुआ है। ओके, किधर आ जाती, लेक्चर 104 पे थे हम। अच्छा, ये 2-3 एडजस्टमेंट है, इसमें से ये 26 का ये तो मैं काट देता हूं, ये तो आपको क्लास में करा दी हुई है, A, B, C इसको कर देता हूं। ये एक पहली एडजस्टमेंट है, देखो, कंपनी इशूड डिस्काउंट कूपन्स वर्थ ₹4.5 लाख टू इट्स कस्टमर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रैंड सेल्स एग्जीबिशन। कंपनी ने अपने कस्टमर्स को कूपन्स बांटे हैं, डिस्काउंट कूपन। सेल्स टैक्स में ये एडजस्टमेंट आई हुई थी। कंपनी ने अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट कूपन बांटे हैं कि जी हमारी एनुअल ग्रैंड मीटिंग है, उसमें आपने जरूर आना है। याद रखना यार, सेल्स टैक्स के चैप्टर में लिख लो आप, ये सेल्स टैक्स के ना न्यूमेरिकल्स में ही आपको कहीं मिलेगी एडजस्टमेंट। सेल्स के न्यूमेरिकल में लिख लो, ये जो डिस्काउंट कूपन होते हैं ना, दुकानों पे बांटे जाते हैं, ये आपके बिल पे अलग से माइनस नहीं हुए होते। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट या डिस्काउंट माइनस करने की शर्त थी कि डिस्काउंट इनवॉइस पे मेंशन हो। आप जाओ, दोबारा मैं क्यों रिपीट करूं, डेफिनेशन खोलो, फिर तफसील से बात करते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन खोलो। इसमें ट्रेड डिस्काउंट वाला खोलो जरा, सफे के टॉप पे ही होगा, दूसरा तीसरा। ट्रेड डिस्काउंट या डिस्काउंट माइनस करने की शर्त बताओ, माइनस करने की शर्त बताओ। discounted price excluding the amount of tax, provided that tax invoice show the discount price. Provided that tax invoice show the discounted price. अब पता है होता क्या है, डिस्काउंट कूपन इनवॉइस पे मेंशन नहीं होते। डिस्काउंट कूपन पता है कैसे मिलते हैं, आप दुकान पे जाके चीज खरीदते हो, बिल बनवाते हो, बिल लेके चले जाते हो, बाहर बंदा जाते हुए कह रहा होता है यार ये कूपन ले लें हमारी तरफ से, आप आइएगा तो हमारा कोई एनुअल सेल मेला होगा, उसमें इंशाल्लाह हम आपको ऑनर करेंगे। तो ये बिल पे आपके माइनस नहीं हुए होते, इसलिए इनको आपने पेपर में इग्नोर कर देना। डिस्काउंट तब माइनस करने की इजाजत है जब बिल पे मेंशन हो, तो ये बिल पे मेंशन नहीं होते, ये अलग से कूपन मिलता है, अलग से कूपन मिलता है। अच्छा यार, एक चीज याद है आपको, हमने सेल्स टैक्स में पढ़ा था कि जिस वक्त आपका चीजें डिस्ट्रॉय आपने करनी हो तो आप एक बंदे को बुला लें, सेल्स टैक्स वाले बंदे को, याद आ रहे, चीजें डिस्ट्रॉय करनी हो बंदे को बुलाएं, लेकिन आपकी परचेज डिसअलाउ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये है, मुझे बताओ, हमारा स्टॉक है, ऑडिटर ने कहा यार ये पुराना हो रहा है, थोड़ा खराब हो रहा है, लेकिन हमने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, हमने इसको पड़ा रहने दिया और अगले साल इंशाल्लाह इसको बेचेंगे। हाँ मुझे पता है सस्ता बिकेगा, कोड़ी के दाम बिकेगा, लेकिन अगर हमारे ऑडिटर अकाउंटिंग जो करने आए हैं वो हमें बता दें कि हमारे साल के एंड पे स्टॉक गल सड़ गया है तो इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड कर लो, यानी ये अब बड़ा ही बैड हो गया है, ये तो आपका अच्छे दामों नहीं बिकेगा, तो सेल्स टैक्स की क्लास में इसकी कोई एंट्री नहीं है। इनकम वो बिजनेस में आप लॉस रिकॉर्ड करना करें वो और बात है। सेल्स टैक्स के चैप्टर में ना असल में जब तक गुड्स डिलीवर ना हो जाएं या पैसे ना आ जाएं तब तक सेल रिकॉर्ड नहीं होती। एक एडजस्टमेंट आई थी आईकैप में, ऑडिटर्स ने मशवरा दिया है कि प्रोवाइड कर दें, राइट ऑफ कर दें ऑब्सोलीट और पुराना स्टॉक विच इज स्टिल लाइंग इन वेयर हाउस। सेल्स टैक्स वाले कहते हैं इसको पड़ा रहने दो, इसका कुछ नहीं करना। सेल्स टैक्स वाले पता है क्या कहते हैं, जब भी ये ऑब्सोलीट स्टॉक सेल होगा तो आप 100 रुपए वाला स्टॉक 117 का बेच देना, बस नॉर्मल सी हमारी अकाउंटिंग है, हम कोई इतनी घुमाइयों भराइयों में जाते नहीं। तो ये प्रोविजंस इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सेल्स टैक्स में, तो इसलिए ये एडजस्टमेंट एक दफा आईकैप में आई थी, तो मैंने ऊपर टॉप में लिखा हुआ है फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल इफ गिवन आर टू बी इग्नोर्ड। इनको पेपर में इग्नोर किया करना है। तो स्टॉक का गलने सड़ने का अंदाजा ये आपका कोई खर्चा नहीं है और ना ये आपका कोई, और असल में ना पता है जब ये स्टॉक कभी खरीदा होगा ना चंद साल पहले तो इनपुट रिकॉर्ड कर लिया होगा, अभी पड़ा हुआ है गला सड़ा, कुछ नहीं करना,
जब कभी बेचेंगे तो सेल में डाल देंगे। आप पूरी कहानी समझ आ गई? जब कभी खरीदा होगा इनपुट रिकॉर्ड कर दिया होगा, फिलहाल तो लाइंग इन वेयर हाउस है तो कुछ ना करें, जब कभी बेचेंगे तो सेल में डाल देंगे, इसलिए न्यूमेरिकल में इसको इग्नोर करना था। अच्छा यार इधर देखो, कभी कभी पेपर में ना मैंने आखिरी दिनों में चीजें कराई थी, स्पेसिफिकली कुछ परचेजेस रजिस्टर्ड बंदों से हमने किए हैं फॉर एग्जेम्प्ट सेल, याद आ रहा है? जो स्काई ब्लू एडजस्टमेंट परचेजेस रजिस्टर्ड लोगों से की हैं फॉर टैक्सेबल सेल, फॉर एग्जेम्प्ट सेल, याद आ रहा है? उस एडजस्टमेंट को तो आपने जो है वो स्पेसिफिक तरीके से डील करना होता है। लेकिन अगर पेपर में कभी सवाल आ जाए परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन वर यूज्ड फॉर टैक्सेबल सेल, तो भाई परचेजेस नहीं, परचेजेस अनरजिस्टर्ड वाली पे 17 ही नहीं लगता। तो जब 17 ही नहीं लगता तो फिर आगे वो जिस मर्जी सेल में यूज हो, इस एडजस्टमेंट को सवाल में इग्नोर करना है। नहीं, मैं जरा बात खुल के करता हूं। किधर है वो चैप्टर हमारा? सेल्स टैक्स वाला है। ये देखो, किधर आ रहा है? न्यूमेरिकल्स। ये देखो, ये क्वेश्चन 21 खोल लो बेशक। ये देखो क्या लिखा हुआ है, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर टैक्सेबल सेल, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर एग्जेम्प्ट सेल। इसको तो कुछ करना था, लेकिन अगर लिखा हो परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड फॉर टैक्सेबल या फॉर एग्जेम्प्ट, तो क्या करना? क्योंकि परचेजेस अनरजिस्टर्ड को इग्नोर करना होता है। तो जो रजिस्टर्ड परचेजेस हो उनके आगे आपने फॉर का लफ्ज ढूंढना है कि रजिस्टर्ड परचेज कहां इस्तेमाल हो रही है। अगर परचेज ही अनरजिस्टर्ड है तो आगे कुछ लिखा भी होता तो ये तो वैसे ही इग्नोर कर देनी होती है। आप समझ आई? तो छोटा सा लिख लो आगे, फॉर टैक्सेबल या फॉर एग्जेम्प्ट लिखा हो तो कुछ नहीं करना, क्योंकि परचेज अनरजिस्टर्ड आपको पता है न्यूमेरिकल में वैसे ही क्या कर देते होते हैं, डेड कर देते होते हैं। तो परचेज अनरजिस्टर्ड वैसे ही इग्नोर करनी है। ठीक है जी, इंशाल्लाह ओवर करते हैं। आप हजरात अब क्या कीजिएगा, हमारी जो फ्यूचर इंशाल्लाह डिस्कशन है उसके ऊपर मैं बात आपसे कर लेता हूँ। न्यूमेरिकल एक हमारा रह गया डिस्कस करने वाला, उसमें अमोर्टाइजेशन जो है ना, चैप्टर 19 का जो क्वेश्चन 31 था उसमें अमोर्टाइजेशन भी डेफिनेशन के साथ माइनस होनी चाहिए थी। वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। हम क्लास अब करेंगे जी, कौन सा लेक्चर 104 हमारी ये डिस्कशन, हाँ लेटेस्ट विच रेट्स गिवन फ्यूचर मीटिंग्स। हाँ यार, ये हम इंशाल्लाह ट्यूसडे को एक लाइव क्लास करने की कोशिश करेंगे। लाइव आपको व्हाट्सएप पे भी मैं कोशिश करूंगा लिंक आ जाए इंशाल्लाह 11 बजे। ट्यूसडे को एक लाइव क्लास करने की कोशिश करेंगे 11 बजे। क्लियर हो गया? तो ये होगी लेक्चर 104 का पार्ट बी। फिर हमारी एक क्लास रह जाएगी और ये इंशाल्लाह जो लाइव ज्वाइन ना कर सके शाम तक अपलोड हो जाएगी। फिर हमारी एक क्लास होगी, इसमें मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सिर्फ ये जो चैप्टर 19 वाला क्वेश्चन हमारा रह गया है, अब काफी हो गया आज। इसके बाद एक क्लास होगी 105। ये कब होगी? ये इंशाल्लाह हमारे मॉक से पहले होगी। इसकी टाइमिंग मैं इंशाल्लाह आपसे जो है वो शेयर कर लूंगा कि 105 पार्ट ए पार्ट बी मैंने करके करनी है या कैसे करनी है। तो फिलहाल ट्यूसडे को मिलते हैं इंशाल्लाह 11 बजे। शाम लिखे है मैंने, शाम किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, शाम को अपलोड हो जाएगी, शाम को अपलोड हो जाएंगी। हाँ, तो ट्यूसडे को इंशाल्लाह 11 AM पे हम लाइव मिलने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ा रिलैक्स रहना है। और ये जो सेशन गुजरे ना, अल्लाह का शुक्र है, इसमें इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स डिस्कस हुए हैं कि मुझे नहीं याद पड़ता किसी सेक्शन में डिस्कस हुए हों। ये देख लो, सेल्स टैक्स में क्वेश्चन 24 डिस्कस हो गया, 23 हो गया, 22 होमवर्क में दे दिया था, 21 दे दिया था। इस जैसा फ्याज वाला मैंने सवाल जैसा क्लास में करवा दिया था,
और ये साइमा ये एसोसिएट्स है, इसकी जो नीचे वाली एडजस्टमेंट्स हैं मैंने वो 1-2 सवालों में समाज जैसे में डाल के करवा दी थी। जहांगीर वाला सवाल हो गया, ये समाज वाला तो सवाल में क्लास में कराया था, कुछ एडजस्टमेंट चेंज करके। मुलाकात वाला भी आपको जो है वो पहली 5-6 एडजस्टमेंट्स क्लास में डाल के करवाई थी। और उसके बाद रहबर वाला सवाल और ये सारे सवाल चैप्टर 19 में मैं देख रहा था तकरीबन आखिरी 15-20 सारे सवाल हमारे कवर हो गए हैं। तो बड़ा आपने रिलैक्स रहना अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हाँ, कोई चीज़ और मेरे जहन के अंदर आई तो मैं इंशाल्लाह शेयर ज़रूर करूँगा लेक्चर 105 के अंदर। अभी तक की बात मुकम्मल करते हैं। तो एक लाइव क्लास हम वैसे ही रखेंगे, उसमें हम चैप्टर 19 का वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है जी, क्लोज करें। अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे। अच्छा, आज के नोट्स में ना आज के नोट्स में ना क्वेश्चन एक मैंने दिया है दूसरे सफ़े पे मैंने एक न्यूमेरिकल दिया है, तो उसको आप हजरात जो है वो कीजिएगा। उसमें अगर कोई मसला आया तो वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सुल्तान के नाम से। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।